Today we will start with the how to determine the molar conductance of weak electrolyte. How does the molar conductance of weak electrolyte it vary with dilution? We will study this. Last time हमने पढ़ा था कि molar conductance जो lambda m से हम denote कर रहे हैं, how does this value of strong electrolyte varies with the dilution. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इट इज़ गिवन बाय अ वेरी फेमस इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन. इट टेल्स दैट मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस B/√C. ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने. ठीक है, तो दिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड एज डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन एंड इट गिव्स द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जाम्पल KCl, NaCl. हाउ डज इट वेरी विद कंसंट्रेशन और हाउ डज इट वेरी विद डाइल्यूशन. ठीक है, आज हम सेम वही चीज़ पढ़ेंगे कि हाउ डज मोलर कंडक्टेंस वेरी विद कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब डाइल्यूशन, हम डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड. लेकिन आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? वी विल स्टडी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, एंड वन ऑफ द फेमस वीक इलेक्ट्रोलाइट इज CH3COOH. ठीक है, इट इज़ द एसिटिक एसिड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और वीक क्या होते हैं? जो कम्प्लीट डिसोशिएट नहीं होते हैं. तो फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने एक ग्राफ पढ़ा था, ऐसा ग्राफ. मोलर कंडक्टेंस इट वाज प्लॉटेड विद √C. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आता है. जब हमें C कंसंट्रेशन 0 है, C कंसंट्रेशन 0 मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हम क्या कर देते थे? इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते थे और यहाँ पे हमें आ जाती थी वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 की वैल्यू आ जा रही है. ठीक है, लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही ग्राफ प्लॉट करूँ तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता है ग्राफ. तो जब मुझे लैम्डा नॉट m की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल ये है CH3COH के लिए, तो मैं इस एक्सिस को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करूं तो ये कहीं पे भी इस एक्सिस को टच नहीं करता है. देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर CH3COOH. तो जब भी मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लैम्डा नॉट m क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई कैन नॉट यूज़ द डायरेक्ट मेथड, मैं कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करती हूँ. ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड मतलब मुझे किसी और चीज़ की वैल्यू पता है, उस चीज़ की वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ. ठीक है, एंड इट इज़ गिवन बाय अ वेरी फेमस लॉ दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉलरॉच लॉ. कॉलरॉच लॉ क्या बोलती है कि जब मेरे पास किसी भी सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन है. अब व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन? ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी लिया है, कोई भी सॉल्यूशन, इसमें मैंने सॉल्वेंट ऐड किया है और मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया है. ठीक है, सॉल्यूट फॉर एग्जांपल यू हैव CH3COOH सॉल्यूट ऐड कर दिया है. तो जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा इट विल डिसोशिएट इनटू CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में. ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जैसे जैसे मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करती जाऊंगी, डाइल्यूट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें सॉल्वेंट ऐड करती जाऊंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगी? डिसोशिएशन हो जाएगी. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ती है डिसोशिएशन भी बढ़ती है. तो जैसे जैसे डिसोशिएशन बढ़ती जाएंगी नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते जाएंगे, जिस वजह से हमारे कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन अब मैंने इतना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया है इस सॉल्यूशन में, इतना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया है, मतलब मैंने क्या कर दिया? सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है. इतना ज़्यादा मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है कि फर्दर और डाइल्यूशन से इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स इतना ज़्यादा सॉल्वेंट उसमें ऐड हो चुका है कि फर्दर डाइल्यूशन से अब ये कंडक्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी. उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, तो कॉलरॉच's लॉ क्या बोलती है कि व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन डिसोशिएशन इज कंप्लीट. इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम में डिसोशिएशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा और डिसोशिएशन नहीं होगी. तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोशिएशन इज कंप्लीट. अब देखो, जो भी मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया है,
जब भी मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगी डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगी, उससे ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं होगी। मतलब नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा आयन इंक्रीज नहीं होगी। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुकी है और डिसोसिएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, आ रही है बात समझ में, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी उसके बाद कोई डिसोसिएशन नहीं होगी, डिसोसिएशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ईच आयन, जैसे मान लो मेरे पास है A और B, इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। अब मान लो यहाँ पे हो चुकी है आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया है और डिसोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम में ईच आयन, ईच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मेक्स इट्स ओन कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ के लिए, टूवर्ड्स द टोटल कंडक्टेंस के लिए। आ रही है बात समझ में कि A की कंडक्टेंस B के लिए अलग जैसी होगी, B की कंडक्टेंस टोटल कंडक्टेंस के लिए अलग होगी। तो टोटल कंडक्टेंस किस चीज़ से देंगे हम, टोटल कंडक्टेंस इट इज़ गिवन बाय लैम्डा नॉट M इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो टोटल कंडक्टेंस किस चीज़ के लिए हुई, इट इज़ द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। इज इट क्लियर। एनायन की कंडक्टेंस ये इंडिपेंडेंट है कैटायन की कंडक्टेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो कैटायन की कंडक्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है एनायन की कंडक्टेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कैटायन की कंडक्टेंस है 5, एनायन की कंडक्टेंस है 4, तो टोटल कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी 5 + 4, 5 को 4 से कोई लेना देना नहीं है, 4 को 5 से कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 9। ये इससे इंडिपेंडेंट है और ये वाली इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ कोलरॉच लॉ, ठीक है। तो वी विल डिफाइन इट अगेन। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स इट्स ओन contributes towards the molar conductance। टोटल कंडक्टेंस के लिए हर एक आयन अपनी अलग से कंट्रीब्यूशन देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयंस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन। तो इसका कंट्रीब्यूशन अलग से है, इसका कंट्रीब्यूशन अलग से है, और किसी आयन से इनका लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोलरॉच लॉ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी चीज़ें लिखी हैं। दिस लैम्डा नॉट M इज द टोटल कंडक्टेंस, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड दिस इज फॉर द एनायन फॉर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ NaCl का, ठीक है। NaCl का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो व्हाट कैन आई राइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये जो लॉ है, इसी लॉ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लॉ यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है यूज़ या इंपॉर्टेंस ऑफ कोलरॉच लॉ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है कोलरॉच लॉ का, कि इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा M फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट M फॉर CH3COOH। एसिटिक एसिड ये एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे लैम्डा नॉट M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ग्राफ बताया आपको, कौन सा ग्राफ बताया था, इस ग्राफ से तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इनडायरेक्टली किसी ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम इनडायरेक्टली ग्राफ से कैलकुलेट, मतलब ग्राफ से तो नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू से इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। जैसे CH3COO की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ग्राफ से, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती इसकी कैलकुलेट, मुझे कोई और वैल्यूज़ पता होंगी, उन वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, मान लो आपको CH3COONA, अब याद रखना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। इसकी NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, और HCl इनकी आपको लैम्डा नॉट M की वैल्यू पता है, ठीक है। कैसे पता है, इनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था। तो दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस इज NaCl एंड दिस इज HCl। इनकी आपको लैम्डा नॉट M की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू से आप इस वीक एसिड की
कंडक्टेंस को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? सिंपल अर्थमेटिक है, प्लस माइनस करेंगे हम, उन्हीं प्लस माइनस से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट एम, और लैम्डा नॉट एम किसके बराबर है? मतलब किस चीज़ के लिए? CH3COOH, CH3COH के लिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखा था मैंने? दिस इज इक्वल टू ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन, तो इट विल बी ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। यही आएगी ना इसकी। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी है? इन तीन चीज़ों से। ठीक है, तो बट आई विल राइट लाइक दिस, लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव। मैं इसको डिसोशिएट कर दूं तो क्या निकल जाएगा? CH3CO नेगेटिव प्लस, अच्छा इससे पहले मैं लिख देती हूँ कैसे निकालूंगी। इन तीनों इक्वेशंस को ही मैं इस तरह से प्लस माइनस करूंगी कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाए इन तीनों में से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? CH3COO Na का लैम्डा नॉट प्लस HCl का लैम्डा नॉट की वैल्यू माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। ठीक है, मैंने सोडियम एसीटेट और HCl की जो मोलर कंडक्टेंस है उनको ऐड कर दिया। जो भी वैल्यू आई उससे मैंने NaCl की मोलर कंडक्टेंस को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? इनको अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो इट विल बी लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, ये दो आ गई इसकी वैल्यू, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये टू वैल्यूज़ आ गई HCl के लिए। फिर है हमारे पास माइनस लैम्डा नॉट, इसको डिसोशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉजिटिव लैम्डा नॉट Na, नेगेटिव लैम्डा नॉट Na, इन दोनों में से ये वैल्यूज़ माइनस होगी, और Cl और Cl पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया माइनस। बचा क्या पीछे? आई हैव लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, बचा क्या आपके पास? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस एक ये वैल्यू बची आपके पास लैम्डा नॉट H। ठीक है, तो बाय दिस वे इन दोनों की जो मोलर कंडक्टेंस है इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है इन सब आयन से, ये भी इंडिपेंडेंट है बाकी आयन से, तो बाकियों को मैंने कैंसिल कर दिया। तो CH3CO की कंडक्टेंस किसकी आई? दिस इज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एंड सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो दिस इज द कोलरॉचेज लॉ विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। So this is all what I have explained to you. ठीक है, एंड दिस लॉ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्यों बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन? क्योंकि हर एक आयन अपने साथ ही है, किसी और आयन से उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट आयन है ये। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एसीटेट आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आयन, सब आयन आपस में इंडिपेंडेंट है। सो इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बिकॉज ईच आयन मेक्स इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। हर एक आयन का एक अपना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अदर आयंस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंट मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो अभी आपने ये वाला पढ़ा, व्हाट वाज दिस एप्लीकेशन? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम कोलरॉच लॉ से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज़ होती है मेरे पास? ठीक है, क्या समझते हैं आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से? फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल NaCl मॉलिक्यूल हैं 100। ठीक है, आपने इन 100 मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब मैं बताती हूँ, मैं पूछती हूँ कि कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए मतलब कितनी है इसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन? मान लो 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो चुके हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड, कितने डिसोशिएट हो गए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। तो डिसोशिएट कितने हो गए? 80, लिए कितने थे आपने? 100। ठीक है, तो दिस जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो इस वैल्यू से, इसी हम कोलरॉच लॉ से डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को तो नहीं ले रही हूँ, मैं ले लेती हूँ मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इज गिवन बाय मोलर कंडक्टेंस एज कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको किसी भी सॉल्ट के लिए किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस पता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी पता है कितनी वैल्यू है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और जब हमारे पास डिसोसिएशन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या मानते हैं, यूनिटी। जैसे मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे और 100 में से 100 ही डिसोशिएट हो गए टोटल, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज गिवन बाय 1, दैट इज यूनिटी. And the next use of this Colroch law or the conductance measurement is the कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये जो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं ये हमने कुछ टाइम पहले भी किए थे। लास्ट जो हमने बुक की थी उसमें हमने पढ़ा था स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। अब स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एन AgCl सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इनको बोलते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रेंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ही ज़्यादा कम डिजॉल्व होते हैं ये वाटर में, किसी भी सॉल्वेंट में। तो ऐसे सॉल्ट्स जो बहुत ही कम अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं स्प्रेंगली सॉल्युबल। और हमें कुछ ऐसा लगता है कि मान लो ये डिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैंने सॉल्यूशन लिया, मान लो मैंने इसमें वाटर लिया है, वाटर में मान लो मैंने 1000 मॉलिक्यूल डाल दिए हैं AgCl के, 1000 में सिर्फ 3 या 4 मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो रहे हैं, तो ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बिहेव कर रहा है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में हम क्या पता कर सकते हैं, इसकी सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं। सॉलिबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। सॉलिबिलिटी मीन्स कितना डिजॉल्व हो रहा है, कितना सॉल्युबल हो रहा है ये सॉल्ट वाटर में। तो सॉलिबिलिटी कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स। अब कंडक्टोमेट्रिक क्या होता है, मतलब हम कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, C की वैल्यू निकाल रहे हैं कंडक्टेंस। और जब भी हम करते हैं ये कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बस हम सॉल्यूशन रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं, उसमें से हमें कंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। तो जनरली हमें कंडक्टेंस की पता नहीं चलती, हमें ये वाली वैल्यू पता चलती है वहाँ पे, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पता चलती है वहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑन किया, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एकदम आ जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ आ रहा है आपको। सॉल्युबिलिटी का मतलब कि ये जो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट था जो डिजॉल्व होता ही नहीं है, वो कितना हद तक डिजॉल्व हो गया है किसी सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मैं स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के बारे में पता करती हूँ, तो हम मान लेते हैं कि जो भी उसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब कितना डिजॉल्व हुआ है वाटर में, डिजॉल्व्ड कंसंट्रेशन कितनी है, उस चीज़ को हम उसकी सॉल्युबिलिटी ही मान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव टू नोट कि जो भी सॉल्ट 3 या 4 ग्राम जितना भी डिजॉल्व हुआ, 3 या 4 ग्राम नहीं, 3 या 4 मॉलिक्यूल जितने भी डिजॉल्व हुए, उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो मीन्स सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन की टर्म आएगी वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या निकाला था कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। हम जो भी सॉल्यूशन है उसकी हमें सॉल्युबिलिटी अगर पता करनी है या कंडक्टेंस पता करनी है, तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट से। मोलर कंडक्टेंस हम कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कॉलरॉच लॉ से। मोलर कंडक्टेंस कैसी होती है, कॉलरॉच लॉ क्या बोलती है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ पॉजिटिव आयन एंड दैट ऑफ द नेगेटिव आयन। इससे हम कॉलरॉच लॉ से ये वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये वैल्यू मुझे पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, मैं सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी। एंड जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, जो सॉल्युबिलिटी है वो कंसंट्रेशन ही है, तो कंसंट्रेशन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस। ये वैल्यू आ गई इंस्ट्रूमेंट से पता चल गई, और ये वैल्यू
कोलरॉच लॉ से पता चल गई। तो दो वैल्यू पता चल गई, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी, कितना ये सब्सटेंस सॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी हमने पढ़ा था डिटेल में जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। जब हम मान लो मैंने AgCl लिया है सॉल्ट, तो AgCl छोड़ो, मैंने AB कोई सॉल्ट लिया है, AB कैसे डिसोशिएट होता है, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में डिसोशिएट होता है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए डिसोशिएशन कांस्टेंट K लिखूं तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइडेड बाय AB, ऐसे लिखते थे हम इसको। लेकिन हम क्या मान लेते थे कि AB की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इस तरफ ले जाते थे। तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर है, A पॉजिटिव और B नेगेटिव। तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट है, इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, KSP, ठीक है। K ऊपर है, SP नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज़ जो लिखी है A पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये भी क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये। तो ये है A, दिस इज इक्वल टू, मान लो B लिख लिया मैंने पहले, और A पॉजिटिव, तो ये भी क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, कंसंट्रेशन की जगह सॉलिबिलिटी, इस कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकती हूँ, सॉलिबिलिटी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो KSP मुझे क्या निकालना है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस यू कैन सी माई लास्ट वीडियोज अबाउट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर हो गया, S इंटू S। तो KSP इज इक्वल टू S का स्क्वायर, ठीक है। अब S कहाँ से पता चलेगा हमें, क्योंकि मुझे तो KSP निकालना है, S कहाँ से पता चलेगा, S हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो मैंने ऊपर वाला निकाला था, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी। पहले मैं सॉलिबिलिटी निकालनी, उस सॉलिबिलिटी से मैंने क्या निकाल दिया, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल कोई सॉल्ट लेती हूँ, एक मिनट। मान लो मैंने कोई जनरल सॉल्ट लिया है AXBY। AXBY कैसे डिसोशिएट होगा, X मोल्स ऑफ A Y पॉजिटिव पावर प्लस Y मोल्स ऑफ B X नेगेटिव पावर। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, और KSP क्या हो जाएगा इसके लिए, A Y पॉजिटिव पावर X और B X नेगेटिव और पावर Y। ये Y पॉजिटिव क्या है, जैसे मैं लिखती हूँ Al2CO3, ठीक है। इसको रहने दो, मैं लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, AlCl3, ये लिखती हूँ मैं। तो Al है 1 टाइम, Cl है 3 टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, Al रेज टू पावर 1 और Cl रेज टू पावर 3, ठीक है। और एक और चीज़ कि Al के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज, Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो Al +3 Cl -1। तो जब मैंने Y पॉजिटिव और X नेगेटिव लिखा, ये 3 पॉजिटिव -1 नेगेटिव है, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। तो मैं सिंपल क्या लिखती हूँ, Al रेज टू पावर 1 एंड Cl रेज टू पावर 3, ठीक है। लेकिन Al क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सॉलिबिलिटी। सो सॉलिबिलिटी रेज टू पावर 1 एंड सॉलिबिलिटी रेज टू पावर 3, ठीक है। लेकिन जब भी हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं KSP, तो हम लिखते हैं X इंटू A रेज टू पावर X एंड Y इंटू B रेज टू पावर Y, ऐसे ये लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास KSP की वैल्यू, KSP इज इक्वल टू X रेज टू पावर X एंड Y रेज टू पावर Y, ठीक है। तो इसमें से आपको X की वैल्यू पता है, A की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी S, B की जगह क्या पुट कर दूंगी X, तो इट विल बी X रेज टू पावर X और Y, B क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी रेज टू पावर Y, ठीक है। ये वैल्यूज़ S की वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी, ऊपर वाले से, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी से पता चलेगी। तो S की वैल्यू पता है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KSP। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द solubility product and solubility of sprangly soluble salt. If you don't know about solubility and solubility product, you can see my last videos, it will become clear to you. So this is all about application of Kohlrausch laws or the conductometric measurements. Thank you.